हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, इसरो पुट्स ब्राजील्स अमेजोनिया फर्स्ट 18 अदर सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ब्राजील जो देश है उसकी एक सैटेलाइट अमेजोनिया फर्स्ट और उसके अलावा 18 अदर सैटेलाइट्स को पुट किया है ऑर्बिट में। ये जो आर्टिकल है वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी हम इसमें यूज कर सकते हैं कि हमारे इंडिया का सेटअप इतना अच्छा है कि हम विदेशों की फॉरेन की जो सैटेलाइट है उनको भी लॉन्च करने में काम करते हैं। अब थोड़े यहाँ पर फैक्ट्स दे रखे हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। अगर 2021 की बात करें तो नंबर्स में हमारा इसरो का ये पहला लॉन्च है। 19 सैटेलाइट थी इसमें, जिसमें एक सैटेलाइट अमेजोनिया फर्स्ट जो ब्राजील देश से थी। और इस अमेजोनिया जो फर्स्ट सैटेलाइट है, ये इसका जो मिशन है इसकी लाइफ होगी 4 साल के लिए और ये काम करेगा अमेजन रीजन, जहां पर अमेजन नदी बैठती है और वहां पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, उन फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन को मॉनिटर करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। 19 सैटेलाइट्स में एक सैटेलाइट ब्राजील की डिस्कस कर चुके हैं, 13 सैटेलाइट यूएस से थी और 5 सैटेलाइट्स इंडिया से थी। श्री हरिकोटा जो सेंटर है इसरो का, उसका 78 मिशन ये था। ठीक है। अगर पीएसएलवी व्हीकल से बात करें तो ये 53rd फ्लाइट थी और उनको लॉन्च किया गया। 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर एक पीएसयू एस्टेब्लिश की गई थी जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। उसके द्वारा पहला डेडिकेटेड लॉन्च ये किया गया है। टिल डेट तक अगर बात करें तो इंडिया ने, जो हमारा इसरो है, इंडिया का इसरो, उसने 34 कंट्रीज से 342 फॉरेन सैटेलाइट को अब तक लॉन्च किया जा चुका है। ये एक तरीके से जो विदेशों की जो सैटेलाइट को भी हम लॉन्च करने का जो काम कर रहे हैं, वो हमारे पीएम के द्वारा जो आत्मनिर्भर इनिशिएटिव एंड स्पेस प्राइवेटाइजेशन के लिए जो काम किया गया ना, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट ये है। ये हमने डिस्कस किया पूरी हिस्ट्री की कि अब तक कितना हम लॉन्च कर चुके हैं, कितने विदेशों की सैटेलाइट थी, ये सब कुछ। अब ये जो इसरो टर्म है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मींस इसरो इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका बेंगलोर में है। ये जो इसरो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है और उस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को डायरेक्टली पीएम ऑफ इंडिया के द्वारा ओवरसीन किया जाता है। मतलब जो भी हमारे पीएम होंगे वो ही उस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के हेड होंगे। ठीक है। ये जो इसरो के जो चेयरमैन हैं वो इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के एक एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं। देखो, अब हम इसरो की हिस्ट्री को देखेंगे कि इसरो कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, तो थोड़ा शब्दों पर गौर करना। 1962 की बात है। विक्रम साराभाई हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले इस चीज के लिए बात सोची और उन्होंने इस चीज को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया कि हमारे इंडिया में स्पेस रिसर्च की नीड है। इसीलिए 1962 में हमारे पीएम थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ही एक स्पेस एजेंसी को एस्टेब्लिश किया, स्पेस रिसर्च को एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको इनको स्पार के नाम से भी जाना जाता है। 1962 की बात है। इसी इनको स्पार को 1969 में इसरो के रूप में चेंज कर दिया गया और उस समय 1969 में जो इसरो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ही आती थी। अब 1972 की बात है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को एस्टेब्लिश किया। कब एस्टेब्लिश किया? 1972 में। और उसके बाद में 1972 के बाद में जो इसरो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को डायरेक्टली कौन ओवरसीन करता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को डायरेक्ट कौन ओवरसीन करता है, मतलब डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंडर आता है।
देखो, इसरो के द्वारा जो पहली सैटेलाइट जो बनाई गई थी उसका नाम था आर्यभट्ट, लेकिन उसको लॉन्च हमने नहीं किया था। उसको लॉन्च 1975 में सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया था। पहली सैटेलाइट जो हमारे इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई उसका नाम है रोहिणी। 1980 में इसको लॉन्च किया गया था। बाद में हमारे इसरो ने दो रॉकेट्स भी बनाए, दो लॉन्च पैड बनाए, जिसका नाम है पीएसएलवी और जीएसएलवी। अगर पोलर पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करना है तो पीएसएलवी का यूज किया जाता है, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है तो किसका यूज किया जाता है? जीएसएलवी का यूज किया जाता है। 15 अगस्त 1969 में इसरो को सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था। उससे पहले इसकी जो प्रेसिडिंग एजेंसी है उसका नाम था इन्कोस्पार। तो ये इसरो के बारे में हमने सारे फैक्ट्स को एक साथ देख लिया। नेक्स्ट न्यूज हमारे नेबर कंट्री म्यांमार से रिलेटेड है। देखो, ये जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। म्यांमार में डेमोक्रेसी थी 2015 में से लेकर के 5 साल तक वह रेगुलर डेमोक्रेसी रही, लेकिन वहाँ की जो सेना है, आर्मी है, उसका भी रेगुलर उतना ही पार्टिसिपेशन बना रहा रूल में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। वहाँ की जो आर्मी है वो बहुत ही ग्रीडी नेचर की है, और उसी की वजह से उन्होंने दोबारा वहाँ पर कैच कर लिया है, पूरी पावर को अपने हाथों में ले लिया है, और जो भी आंग सान सूकी की पार्टी के जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन सबको डिटेन कर दिया गया है। तो म्यांमार में रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। ये चाहते हैं कि भले ही आपने हमें एक लिमिटेड वे में डेमोक्रेसी को फील करने का मौका दिया 5 साल तक, लेकिन हमें डेमोक्रेसी ही चाहिए, हमें सेना के रूल के अंडर नहीं रहना है। तो ये या वहाँ की जो आर्मी है उनको समझना चाहिए, और जो डेमोक्रेसी के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए काम करना चाहिए। देखो, जो म्यांमार है हमारा पड़ोसी देश है, हमारे इंडिया के साथ ही ये आज़ाद हुआ था, और जब अंग्रेज 1947 में हमें छोड़ करके गए थे उसी समय 1948 में म्यांमार भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री में आ गया था। लेकिन तब से ही रेगुलर बार बार वहां पर जो सेना का जो रूल है, आर्मी का जो रूल है, वो रेगुलर बना रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ही आर्मी के द्वारा बनाया गया है। अगर कंपैरिजन करें हमारे इंडिया से तो देखो, इंडिया में रेगुलर डेमोक्रेसी बनी हुई है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डेमोक्रेसी को ओवर रूल करके किसी और तरीके की जो रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन इंडिया में किया जा रहा है। तो बहुत ही परफेक्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मेक किया गया था कि कभी भी जो पावर है वो एक हाथों में संगठित ना हो जिसका कोई गलत फायदा उठा सके। नेक्स्ट न्यूज देखो, इस आर्टिकल का हम यूज कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। मेंस में जब कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन होता है GS2 पेपर में, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना स्ट्रोंग है कि कभी भी उसको ओवरटर्न नहीं किया गया, कभी भी किसी ने पावर को गलत तरीके से मिसयूज नहीं किया गया। और कंपैरिजन कर सकते हैं म्यांमार से कि वहां भी डेमोक्रेसी थी, लेकिन रेगुलर उसको छेड़खानी कर करके बार बार वहां पर आर्मी का रूल लगाया गया है। और ये जो म्यांमार में जो आर्मी वहां पर काम कर रही है उसका UN ने भी कंडेम किया है कि एक तरीके से जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको आप वायलेट करने का काम कर रहे हो। नेक्स्ट न्यूज, हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का सेकेंड फेज स्टार्ट होगा आज से, जिसमें 60 प्लस एज के लोग और 45 प्लस एज के लोग जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं उनको ये वैक्सीन इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज, हमारा जो एक स्टेट है नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, उसमें प्राचीन समय में क्या किया जाता था कि जो भी लॉ ब्रेकर जो लोग होते थे उनको एक ऐसे प्रिकली केज में रखा जाता था जो बहुत ही इचिंग होती थी जिसकी वजह से, ठीक है। इसी तरीके का वहाँ के नागालैंड में कुछ विलेजेस, कुछ गांव फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है क्राइम को चेक करने के लिए, क्राइम में पनिशमेंट करने के लिए, जो उनका ट्रेडिशन फॉर्म है उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या करते थे कि नागा कस्टमरी लॉज को अगर कोई वायलेट करता था या फिर सोशल ऑफेंडर्स कोई व्यक्ति होता था तो उसको एक ट्रायंगुलर केज में बंद कर दिया जाता था, और ऐसे ट्री से वो केज बनाया जाता था जिससे स्किन को काफ़ी इरिटेशन होती थी। लेकिन इस काम से जो ह्यूमिलिएशन था, मतलब लोगों की जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है वो काफ़ी नीचे गिरता था, काफ़ी उसका डिक्रीमेंट होता था, और कम्युनिटी में जो व्यक्ति था उसके फेस की जो वैल्यू है वो हमेशा लॉस हो जाती थी। तो ये आर्टिकल अगर एक तरीके से देखें तो
हालांकि उनका जो रेगुलर जो कस्टमरी जो लॉज हैं वो काम है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो हो सकता है वो जिसको जब पनिशमेंट कर रहे हो सकता है वो उस व्यक्ति ने वो काम किया ही ना हो, लेकिन गलत तरीके से उसको पनिशमेंट किया जा रहा हो। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लो बाद में पता चले कि उसने तो क्राइम किया ही नहीं था और उसके लिए उसको पनिशमेंट भी मिल गई। और इन केज को क्या करते थे वो लोग, गाँव के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीच में रख करके और उस लोग को पनिशमेंट दिया जाता था। एक तो उसको शारीरिक फिजिकल परेशानी तो ऐसी होती थी, और जब लोग उसको ओवरसीन करते थे तो मेंटली प्रेशर और क्रिएट होता था। तो जिस व्यक्ति ने मान लो कोई क्राइम किया ही नहीं, तो उसके लिए जो उसकी फेस वैल्यू का डिक्रीमेंट हुआ है ना, उसको आप इंक्रीज कैसे करोगे? ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो, यहाँ पर कुछ डाटा है वैक्सीन को, सॉरी, कोविड-19 का जो दोबारा से जो केसेज इंक्रीज हुए हैं उन सबको लेकर के। तो पिछले कुछ सप्ताह की बात की जा रही है कि पिछले 4 दिनों से लगभग जो नए केसेस सामने आ रहे हैं उसमें से 16,500 न्यू इन्फेक्शन केस रिकॉर्ड सामने आए हैं। महाराष्ट्र और पंजाब ऐसे स्टेट है जहां पर केसेज में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ये जो इंक्रीमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो फरवरी के सेकेंड हाफ से स्टार्ट हुआ है। ये जो 2 स्टेट की हमने बात की, महाराष्ट्र और पंजाब, इनके जो रूरल डिस्ट्रिक्ट है ना उनमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड देखने को मिला है। महाराष्ट्र का जो स्पेशली जो रूरल सर्ज है उसमें कोई पर्टिकुलर रीजन ऐसे कंफर्म नहीं हुआ है कि इस रीजन में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन सभी जो रूरल डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में देखने को मिला है। यहाँ पर स्पाइक की बात की गई है। 6 स्टेट और यूटी के केसेज यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र जो स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा सर्ज देखने को मिला है। यहाँ पर जो महाराष्ट्र है उसके और पंजाब के रूरल और अर्बन दोनों एरिया की बात की गई है, तो रूरल जो एरिया है उसमें ज़्यादा सर्ज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्प्रेडिंग वाइड मतलब महाराष्ट्र के कुछ एरिया की 4 जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बात की जा रही है, अमरावती, नासिक, जलगांव, इनकी बात की जा रही है कि रायगढ़ एक एरिया और है रायगढ़, उनमें कैसे जो केसेज हैं वो कैसे समय के साथ में इंक्रीज हुए हैं उनकी बात की जा रही है। कि देखो एवरेज 21 फरवरी से 27 फरवरी के बीच की अगर बात करें तो 11 रूरल डिस्ट्रिक्ट को देखा गया है महाराष्ट्र में, 100 न्यू केसेज एवरेज देखने को मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात की जा रही है वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, कि जो महाराष्ट्र है उसमें 100 पीपल के ऊपर सिर्फ 1 डोज दी गई है। अगर 27 फरवरी की बात की जाए तो हमारे इंडिया में सबसे 100 पीपल द 4th लोवेस्ट अमोंग 21 मेजर स्टेट यूटीज। 21 मेजर स्टेट और यूटीज की बात करें तो उसमें 4th नंबर पे जो महाराष्ट्र है वो स्टैंड करता है। अगर हम पंजाब के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो वहां पर सेकंड लोवेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, 100 पीपल्स में सिर्फ 0.6 डोजेज वहां पर दी जा रही हैं। तो ये केसेज को लेकर के है कि दोबारा से हो सकता है कि ये सेकंड वेव हो, इसलिए लोगों को अवेयर करना जरूरी है। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको ज़्यादा स्ट्रोंगली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा जो टेस्ट है उसको कम नहीं बल्कि उनको भी इंक्रीज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, सीबीडीटी चेयरमैन टेन्योर एक्सटेंडेड अगेन। सीबीडीटी चेयरमैन जो हैं उनकी टेन्योर को दोबारा एक्सटेंड कर दिया गया है। वर्तमान में जो हमारे सीबीडीटी चेयरमैन हैं उनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, उनको 2019 में उनको बनाया गया था, 2019 के बाद में अगस्त 2019 में उनको बनाया गया था, और फिर अगस्त 2020 में दोबारा से उनके 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, और अब फिर से मई 31 तक 3 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है उनके टेन्योर को। देखिए जो सीबीडीटी के जो चेयरमैन होते हैं ना उनको फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट करता है, लेकिन ये जो जिसको अपॉइंट करना है उसके सुझाव देते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, और इस अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट को हेड करते हैं हमारे पीएम। सीबीडीटी के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे सीनियर मोस्ट आईआरएस होते हैं, और ये जो सीबीडीटी के जो चेयरमैन होंगे उनका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है, उनके जो टर्म है उनको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज
पीएम से रिलेटेड है। कल मन की बात डिस्कस की और उसमें उन्होंने बोला है कि वाटर के कंजर्वेशन की करने की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ दिनों में कई जो जगह हैं वहाँ पर अप्रैल मई के समय में बारिश होती है और उस अप्रैल मई के समय में जो बारिश होती है उस पानी को हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। और 100 डे कैंपेन लॉन्च किया जाता है मई जून में, जहाँ पर बारिश होती है। इंडिया के कई ज़्यादातर जो मोस्टली पार्ट्स हैं उनमें रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है मई जून में। तो उन्हीं पानी को हमें क्या करना है, स्टोर करना है। 100 डे कैंपेन हमें लॉन्च करना है, ठीक है, ताकि उस पानी को यूज़ किया जा सके, बाद में उसको क्लीन अप किया जा सके और हमारा जो एक ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी उससे रीस्टोर हो सकता है। पीएम मोदी ने कल 28 फेब थी और नेशनल साइंस डे को भी उन्होंने याद किया कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, कि हमारी जो साइंस की हिस्ट्री है उसमें किस तरीके से हमारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सबको हमारे यूथ को याद करने की आवश्यकता है। नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट सीवी रमन, उन्होंने 28 फरवरी वाले दिन ही जो रमन इफेक्ट है उसकी खोज की थी। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए साइंस डे मनाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने पीएम इंडिया ने ये बोला कि जो साइंस है उसको लैब से लैंड तक लाने की आवश्यकता है। अब इसके लिए कुछ बड़ी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है कि मिसाइल बनाओ, एयरक्राफ्ट बनाओ, टैंक्स बनाओ, मेट्रो ट्रेन्स बनाओ, बल्कि जो साइंस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम हमारे जो डेली बेसिस के जो प्रोग्राम हैं उनको और ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं। उन्होंने बोला चिया सीड्स वर्तमान में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं क्योंकि ये हेल्थ इशू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो हरीश चंद्र जी का उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हरीश चंद्र जी, उन्होंने चिया सीड्स का फार्मिंग करना स्टार्ट कर दी और इसके कल्टीवेशन से ना सिर्फ उनकी इंक्रीज हुई बल्कि जो इंडिया का सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन है उसको भी हेल्प इससे मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने बोला कि तमिल लैंग्वेज ना सीखने का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। हमारी जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी स्ट्रोंग है। हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेज बोली जाती हैं, बहुत सारे कल्चर हैं और उनमें से जो तमिल लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में एक है और उसको मुझे सीखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड, देखो स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और एक लैंडलॉक कंट्री है। उसका एक इम्पोर्टेंट जगह है, सिटी है जेनेवा। वहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रीटी वहाँ पर साइन हुई है। तो यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड के जो ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी वो काफ़ी अट्रैक्टिव हुई है और इसी की वजह से वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल रियलिटी है, जैसे जैसे समय के साथ में जो पॉलिटिकल चेंजेस पूरे वर्ल्ड में आते जा रहे हैं, उसने दोबारा से अट्रैक्ट किया है कि लोग स्विट्जरलैंड में आकर के कुछ ट्रीटी को शामिल किया जाए। यहाँ पर देखो जो स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर हैं उन्होंने ये सारी बात बोली है कि जब पूरा वर्ल्ड वॉर में था उस समय स्विट्जरलैंड ने हमेशा पीस मेंटेन करने की कोशिश की, न्यूट्रलिटी साबित की। कोल्ड वॉर के समय भी उन्होंने हमेशा न्यूट्रलिटी साबित की है। 1945 के बाद में उन्होंने हमेशा न्यूट्रलिटी का जो पर्पस है ग्लोबल पावर्स के बीच में उसको हमेशा मेंटेन किया है और 1991 के बाद में जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो न्यूट्रलिटी की ज़्यादा डिमांड नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमेशा, वो कभी भी किसी एक पक्ष में नहीं गए। स्विट्जरलैंड जो देश है हमेशा उन्होंने मेंटेन किया है बैलेंस वाला रास्ता। उन्होंने ये बोला कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के बीच में जब बहुत ज़्यादा वॉर थे और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो इसी आवश्यकता के साथ बनी कि हमें जो साइलेंस जो है उसको हमेशा मेंटेन करके चलना है और इसी की वजह है कि 21st सेंचुरी में भी स्विट्जरलैंड दोबारा एक डेस्टिनेशन बन रहा है कि बहुत सारे डिफिकल्ट जो इश्यूज हैं उनके लिए यहाँ पर डायलॉग की जाए। सीरिया, लीबिया, यमन, इन्हीं के लिए जो डिस्कशन है वो कहाँ पर हो रहे हैं, जेनेवा में ही कंप्लीट हुए। और ईरान जो टॉक्स है, ईरान से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉक्स है, एक लॉट ऑफ टॉक्स, वो भी जेनेवा में ही हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो जेनेवा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये जो जेनेवा है वो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट कमीशंस हैं उनके एक सेंटर के रूप में काम करता है। उनके मतलब यहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है। जैसे अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं।
यहां देखो, एक मिनट, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है, वर्ल्ड WHO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके ज़्यादातर के हेडक्वार्टर ही कहाँ बिलोंग करते हैं, स्विट्जरलैंड पे। और इसके अलावा जो स्विट्जरलैंड है वो पीस मेकिंग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्विट्जरलैंड की जो एक पॉलिसी है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है वर्ल्ड के अफेयर्स में, उसने दोबारा से लोगों को अट्रैक्ट किया है कि यहाँ पर लोग आकर के अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। नेक्स्ट न्यूज है, यहां देखिए, सूर्य किरण सारंग टीम टू डेजल कोलंबो स्काईज। देखो, कोलंबो में जो श्रीलंका की एयरफोर्स है उसकी 70th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा 3 मार्च से 5 मार्च, और उसी में जो हमारे इंडिया की इंडियन एयरफोर्स है वो इस एयर शो में परफॉर्म करेगी। उसी के लिए सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम वो कोलंबो के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले जब श्रीलंकन एयरफोर्स ने अपनी 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था 2001 में, उस समय भी हमारी ये जो टीम है वो वहां पर गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने देखा। ओके, थैंक यू।